देखिए, शुभ समाचारों से पहले नजरें उन खबरों पर डाल लेते हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली। देखिए, आज ज्ञानवापी पर अहम फैसला आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से किरण सिंह बिसेन की अर्जी पर कोर्ट को फैसला करना है कि उनकी अर्जी सुनने योग्य भी है या नहीं। बिल्कुल, और आज नजरें हेमंत सोरेन पर भी रहने वाली है। अवैध खनन मामले में आज उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रांची में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई और सभी विधायकों को रांची में ही रहने को कहा गया है। बिल्कुल, देखिए, आज जो है श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस और सबूत जुटाने के लिए आफ्ताब की हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है। बिल्कुल, और अगर इंटरनेशनल खबरों की हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में फिर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने का ऐलान कर एक बार सबको चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी की प्रतिनिधि सभा में जीत से खासे उत्साहित है। बिल्कुल, पोलैंड में देखिए, गिरे मिसाइल का मसला जो है अभी सुलझता हुआ नजर आ रहा है। पोलैंड के रक्षा विभाग ने मिसाइल हमले पर बड़ी जानकारी दे दी है। पोलिश अधिकारी के मुताबिक ये मिसाइल जो है रूस से नहीं बल्कि यूक्रेन ने गलती से सीमा से सटे इलाके में दाग दी। बिल्कुल, और इस बीच नासा का मून मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च हो गया है। लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट ने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद की तरफ छोड़ दिया। अब ओरियन ने अंतरिक्ष से धरती की खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं। अब बात उस एक्सरसाइज की जिसने चीन की नींदों को उड़ा दिया है। मालाबार में चल रहा युद्धाभ्यास खत्म हो चुका है। समंदर में इस एक्सरसाइज के जरिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने समंदर में न केवल अपनी सैन्य क्षमताओं को परखा है बल्कि इसके जरिए चीन तक सख्त संदेश भी पहुंचा दिया है। सैन्य लिहाज से कैसा रहा है ये युद्धाभ्यास, चलिए आपको बताते हैं। समंदर में नौसेना का दम, 4 देश, 1 मिशन, निशाने पर चालाक चीन। ये क्वाड की ताकत है। नापाक चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का ये शौर्य प्रदर्शन है। अपनी विस्तारवादी नीति से पड़ोसियों को परेशान करने वाला चीन अब धीरे धीरे अलग थलग पड़ रहा है। कैसे? देखिए इन तस्वीरों को, जो इस बात का सबूत है कि अब चीन की हो गई है मजबूत घेराबंदी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होने वाली किसी भी तरह की समुद्री चुनौती का मिलकर सामना करने के प्रण के साथ ये मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ, जिसका मकसद समंदर में सामरिक रूप से चीन को सख्त संदेश देना था। जब हम इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें चारों देशों की नेवीज, जिसका नेवल एयर कंपोनेंट भी जो हिस्सा है वो भी साथ जो हिस्सा ले रहा है, तो एक तरफ से ये मैसेज दे रहा है कि बेशक ये एक सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं है इसमें, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ये सिक्योरिटी कंपोनेंट भी बीच में आ सकता है। मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन सहित कुल 11 युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के आईएनएस शिवलिक और आईएनएस कामोर्ता जहाज ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा 4 P-8I तोही विमान, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बियों ने शिरकत की। जापान के समंदर में लाइव फायरिंग, एंटी एयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर का अभ्यास किया गया। खासतौर पर वॉर एट सी एक्सरसाइज की गई, जिसमें 4 देशों की नौसेना ने इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करने और अपने रण कौशल को अधिक सक्षम बनाने पर जोर दिया। युद्धाभ्यास के दौरान चारों देशों के युद्धपोतों के बीच सी एक्सरसाइज का आदान प्रदान भी हुआ। ऑपरेशनल ड्रिल और प्रशिक्षण के अलावा हिस्सा लेने वाले चारों देशों ने आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को भी परखा, जिसके तहत एक दूसरे के युद्धपोत और नौसैनिक किसी भी मित्र देश के नेवल बेस पर रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस कर सकते हैं। एक्सरसाइज के दौरान सभी नौसेनाओं ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और एक दूसरे के ऑपरेशनल कौशल को भी जाना। इसके अलावा समुद्री चुनौतियों को निपटने में एक दूसरे का सहयोग करने पर भी जोर दिया। जापान के योकोसुका के करीब समंदर में हुई इस वॉर ड्रिल से चीन की नींद उड़ गई। और ऐसा हो भी क्यों ना भला, क्वाड के सदस्य देश ये संदेश देना चाहते हैं कि चीन अपनी सीमा नहीं लांघे, क्योंकि हिंद प्रांत क्षेत्र में ड्रैगन अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है।
भारत समेत क्वाड के सभी देश ये समझते हैं कि अगर वक्त रहते चीन पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो अपने पड़ोसियों की सरहदें लांघने की हिमाकत करने की सोच सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चीन की नाक के ठीक नीचे सीना चौड़ा कर जोर आजमाइश करते हुए उसे खुली चुनौती दी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हौसले की कर ली जाए। देखिए, भारतीय सेना की पूर्वी कमान के लांस नायक मंजू ने एक शानदार कारनामा करके दिखाया है। एलएसी ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर वो पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बन चुकी हैं और उनका ये हौसला न सिर्फ मिसाल है बल्कि कई महिलाओं को प्रेरित भी कर रहा है। हवा में हौसलों वाली छलांग लगाने वाली इन तस्वीरों में जो महिला दिख रही है वो है सेना पुलिस की जवान लांस नायक मंजू। और उनकी नई पहचान है भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर। मंजू ने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर ये मुकाम हासिल किया है। मंजू ने यह कारनामा बीते मंगलवार को कर दिखाया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंजू सेना के एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर में सवार है और बाद में वो छलांग लगा देती है। इसके बाद वो हवा में तैरती हुई नजर आती हैं। हवा में तैरती मंजू का पैराशूट उनके साथ कूदे 2 ट्रेनर खोल देते हैं। एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर से इतनी ऊंचाई से छलांग लगाकर पूर्वी कमान की लांस नायक मंजू ने फिर साबित कर दिया कि महिला अब किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। ईस्टर्न कमांड मंजू की इस कामयाबी पर खुश है और हो भी क्यों ना, उनकी जवान मंजू का ये प्रेरक कारनामा सेना के अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात यूपी की, जहां सरकार की नई पर्यटन नीति कह रही है चलो गांव की ओर। दरअसल यूपी में नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिल चुकी है। इससे रूरल टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके तहत होम स्टे को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। लोग अपने घर को होम स्टे के रूप में विकसित कर सकेंगे। यही नहीं, बड़े घरों को होटल और लॉज में भी बदला जा सकेगा। अगर आप शहरों की भीड़ से छुट्टी लेकर गांव का मजा लेना चाहते हैं, गांव के घरों में रहकर खुली और साफ हवा में सांस लेने के इच्छुक हैं, तो आपकी ये ख्वाब पूरा करने के लिए आगे आई है यूपी सरकार। गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने पहल की है, जिसके तहत पर्यटन के विकास के लिए वो यूपी के गांव में होम स्टे बनाने वाली है। जी हां, यहां के गांव के लोग अब अपने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित कर सकेंगे। यूपी कैबिनेट में बुधवार को मंजूर हुई यूपी की नई पर्यटन नीति में गांव में होम स्टे को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लोग अपने घर को लॉज बनाने के लिए बदलाव कर सकेंगे। यूपी सरकार की नई पर्यटन नीति के मुताबिक गांव में होम स्टे विकसित होंगे। बड़े आवास को होटल या लॉज में बदला जा सकेगा। लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। घर को होम स्टे की सुविधा में ढालने के लिए सुविधाएं भी दी जाएंगी। इससे गांव में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोकल स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा। स्थानीय उत्पादों की बिक्री भी होगी। स्थानीय स्तर पर हस्तशिल्प बनाने वाले कारीगरों को भी लाभ होगा। गांव की संस्कृति और खान-पान से पर्यटन रूबरू हो पाएंगे। राज्य में इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म फलेगा फूलेगा। शहरों से छुट्टी लेकर लोग गांव का मजा ले सकेंगे। दरअसल इस प्रस्ताव को ग्रामीण इलाकों में पर्यटन की सुविधाओं को देखते हुए तैयार किया गया है। ये देखा गया है कि लोग शहर की व्यस्त जीवन शैली से ब्रेक लेने के लिए न सिर्फ किसी एकांत और अपेक्षाकृत कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छुट्टियों में जाना चाहते हैं, बल्कि गांव के घरों में रहकर छुट्टियों का आनंद लेना चाहते हैं। ऐसे में गांव में जिन लोगों के पास बड़े आवास हैं, वो होम स्टे की सुविधा भी दे सकते हैं। साथ ही सरकार भी सुविधाओं से युक्त लॉज और होटल ऐसे स्थानों पर बनवाएगी। दरअसल यूपी में पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक अलग अलग परिवेश में होने के चलते बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है, जो स्थानीय संस्कृति को देख पाएंगे। अच्छी बात यह है कि यूपी सरकार ने इसे लागू करने के लिए तैयारी भी कर ली है। पर्यटक अगर गांव में रुकते हैं तो वहां सुविधाओं और स्थानीय विकास के लिए सरकार काम करेगी। वाईफाई की कनेक्टिविटी की व्यवस्था के साथ सरकार का बढ़िया अप्रोच रोड बनाने का भी इरादा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, बात अब गांव की हो रही तो आपको लिए चलते हैं सबसे बड़े मेले में। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में चल रहा है, देश की राजधानी में। तो यहां कैसी है खादी को लेकर हलचल और कैसा दिख रहा है खादी का इस मेले में क्रेज, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जिसका इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉल में घुमाऊंगी जहां अगर मैं कहूं कि आपके पास बहुत कम वक्त है और आप पूरे भारत का दर्शन करना चाहते हैं, आप भारत की हर उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से जुड़ी है, तो आपको आना चाहिए खादी इंडिया के स्टॉल पर, जहां पर 250 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर आपको पूरे हिंदुस्तान की झलक नजर आएगी, जहां पर आपको दिखेगा हिंदुस्तान का एक एक रंग। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। मैंने एक नाम दिया है कि वक्त कम है, तो आइए खादी और आप पूरे इंडिया का दर्शन कर लीजिए। देखिए, खादी आपके सामने है और खादी अपने नए रंग रूप में आपके लिए स्वागत कर रही है। देखिए, नया रंग रूप मैं भी इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब मैं पिछली बार आई थी इतने स्टॉल्स नहीं थे, लेकिन इस बार 250 स्टॉल्स, और आप मानेंगे कि दूर दराज के इलाकों से, रण ऑफ कच्छ से भी यहाँ पर लोग आए हैं अपना स्टॉल लगाने के लिए। और मैं जब गई तो उन्होंने कहा कि हमें तो चेयरमैन साहब ने बुलाया है। ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। ये उनकी नई सोच की नई खादी है कि हमने जिस तरीके से खादी को ग्रो होते हुए देखा है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक फैशन स्टेटमेंट खादी बना है। खादी फैशन स्टेटमेंट बन गया है। पहली बार खादी की खादी ग्रामोद्योग की बिक्री 1,15,000 करोड़ को पार कर गई है और ये रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ दर्शाता है। इस बार कितना आप एस्टिमेट लगा रहे हैं? जरा तस्वीरें इधर भी दिखाइए। देखिए, आपको गुजरात का असली रंग यहाँ भी नजर आ जाएगा। इस बार कितना एस्टिमेट लगा रहे हैं? इस बार हम आज तक की सबसे बड़ी बिक्री करने वाले हैं इस बार ट्रेड फेयर में। कहाँ से आए हैं आप? हावड़ा से है। हावड़ा से आप आए हैं जी। बंगाल में मैं अकेला ही ये काम करता हूँ, हाँ। तो मेरा माल फैब इंडिया, इटोग्री एक कंपनी भी लेता है। तो खादी में आकर स्टॉल लगा के कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, जो बहुत ज्यादा फेमस है आजकल, एक साड़ी मेरे पास भी है, बनारसी साड़ी, जिस पर बनारस के घाट बने हैं, लेकिन ये वो साड़ी है पश्चिम बंगाल की, जहाँ पर आपको महाभारत और रामायण काल की तमाम कलाकृतियां नजर आ जाएंगी। कितना वक्त लगता है इसको बनने में? ये 3 महीना लगता है। 3 महीना लगता है। क्या कहते हैं इसको? इसको स्वर्णचोरी बोलता है। स्वर्णचोरी बोलते हैं। और ये प्योर सिल्क में बनता है? प्योर सिल्क में बनता है, प्योर सिल्क। चरखों की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर बाकायदा आपको चरखे भी मिल जाएंगे। अब चरखा देखिए, एक चरखा क्रांति भी ला सकता है, एक चरखा अंग्रेजों को यहाँ से भगा भी सकता है। एक चीज जो मैं आपसे एक और जानना चाहूंगी वो ये है कि आपने मुझे बताया कि आप खुद वीवर्स के पास जाते हैं, आप खुद लोकल आर्टिस्ट के पास जाते हैं, उनको किस तरीके से कन्विंस करते हैं कि आप आइए, खादी के साथ जुड़िए और हम और आप मिलकर इस देश को आगे बढ़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी की खादी के बारे में नई सोच और उनका ये लगाव, ये सब इन हमारे आर्टिजन भाइयों को ताकत देता है। उनको भरोसा होता है कि अब हम वहां जाएंगे तो हमें अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अच्छा हमें काम मिलेगा और अच्छी उनके काम की कीमत भी मिलेगी। लेट्स बी वोकल फॉर लोकल और फिर उसके बाद लोकल को हमें ग्लोबल तक पहुंचाना है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ नवजोत रंधावा, ट्रेड फेयर से। जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर कोई भी बाधा आपके रास्ते में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। देखिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खुडाना गांव की 21 साल की मेडिकल स्टूडेंट अंजू तंवर ने यही करके दिखा दिया है। अंजू अपने जिले की सबसे कम उम्र की सरपंच बन चुकी हैं। देखिए, चेहरे पर जीत की चमक, फूल माला से स्वागत, बुजुर्ग सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। परिवार का सिर फक्र से ऊंचा है, गांव वाले खुशी से गदगद हैं। और ऐसा भला हो भी क्यों नहीं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खुडाना गांव की 21 साल की मेडिकल स्टूडेंट अंजू तंवर की चर्चा चारों ओर है। दरअसल अंजू तंवर ने सबसे कम उम्र की सरपंच बनकर नया कीर्तिमान गढ़ दिया है।
21 साल 1 महीने 18 दिन की उम्र में अंजू अपने जिले में सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। जीत पर वो काफी खुश तो हैं ही, साथ ही गांव की बेहतरी के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। बिजली पानी की समस्या, रोड वगैरह की समस्या, शिक्षा की समस्या और सभी ये समस्याएं मैं दूर करूंगी। मैंने अभी योजना बनाई है, पहले तो मेन गेट लगवाना है गांव में और सीवेज वगैरह सिस्टम सही करवाना है और लाइब्रेरी और शिक्षा के लिए स्कूल में स्टाफ वगैरह कम है और ये सब मुझे करवाने हैं। बेटी की शानदार कामयाबी पर परिवार वाले भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। उम्मीदें बड़ी हैं, भरोसा है गांव वालों के विकास पर बेटी 100% खरी उतरेगी। लड़की को पूरा मतलब आशीर्वाद मिला। साफ सफाई का है, मेन रोड का है, सीवरेज का है और IMT हमारी पेंडिंग है, उसके लिए भी हम हर संभव प्रयास करेंगे। आज आप गांव की दिशा देख रहे हो, 1 साल बाद जरूर आना, फिर गांव को देखना। जी सभी ने बहुत मतलब संघर्ष से सबने एकजुट होकर इस बात को मतलब दिखाया है कि हम सब एक हैं और हमने बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हासिल करके बहन को अच्छी वोटों से जीत प्राप्त की। अंजू के परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है। वो अपने परिवार से राजनीति में प्रवेश करने वाली पहली सदस्य है। उनके पिता डॉक्टर हैं और मंजू खुद भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। BMS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अब उन्होंने अपने लिए नया रास्ता चुना है। नवीन यादव, महेंद्रगढ़, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं उन कैदियों की जिनके हुनर की बदौलत आज उन्हें सजा के साथ साथ रोजगार का भी मौका मिला है। दरअसल ये पहल हिमाचल प्रदेश की जेल प्रशासन की ओर से की गई है, जिससे कैदियों में खुशी की लहर है। ये हुनरबाजों का कमाल है, ये हथकड़ी वाले हाथों का कमाल है, ये सजा काट रहे कैदियों का कमाल है। ये शॉल, ये टोपियां, ये कुर्सियां, ये घर को सजाने के सामान जो आपको नजर आ रहे हैं, ये उन कैदियों के हुनर और कला का नतीजा है जो हिमाचल प्रदेश की जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं। शिमला के गेयटी थिएटर में कैदियों के बनाए इन सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई है और इन सामानों को बेचने के लिए कई काउंटर्स बनाए गए हैं। हर हाथ को काम, ये पहल हिमाचल जेल प्रशासन की ओर से चलाई गई है, जिसके चलते आज इन कैदियों ने अपने हुनर का लोहा मनवाया। जेल प्रशासन की इस पहल से कैदियों में खुशी की लहर है। अपने हुनर और कला की बदौलत ये कैदी अपने परिवार को भी पैसे भेज रहे हैं। काम जब नहीं था तो हम अपने घर वालों को किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाते थे। जब से ये काम मिला है तो हम अपने परिवार को भी थोड़ा दे सकते हैं, बच्चों की भी स्कूलिंग वगैरह में उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी बाहर जाके तो अगर कभी छूटेंगे तो देखेंगे, ये काम सीखा हुआ है तो सीखा हुआ काम तो करेंगे, अगर चल पड़ा तो अच्छी बात, नहीं तो थोड़ा जमीन भी अगर में उसमें खेती बाड़ी कर लेंगे। काउंटर्स पर बिखरी इस रौनक से कैदियों को भी उम्मीद है कि इससे न केवल उनके परिवार की जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि रिहा होने के बाद उन्हें काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। अपनी इसी कला को रोजगार का जरिया बनाकर वो एक इज्जतदार जिंदगी जी सकेंगे। मेरा पिछला जन्म का कोई बुरा काम है, उसका आज सजा मैं पा रहा हूँ, मैं तो यही जानता हूँ। अगर आगे अगर छूट के टाइम से न छूट जाता हूँ, घर जाता हूँ, तो अपनी जिंदगी बस इसी सहारे अपनी गुजर जाएगी। हिमाचल प्रदेश के DGP संजय कुंडू ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने काउंटर्स पर लगे इन सामानों को भी देखा और कैदियों की हौसला अफजाई भी की। हिमाचल प्रदेश जेल विभाग की इस मुहिम की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी की है। जो जेल में बंद कैदी हैं, उनके हुनर का इस्तेमाल किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 2 DG कॉन्फ्रेंसेज में, DG कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, उनके सामने ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और अभी भी चिंतन शिविर 27 और 28 तारीख को अक्टूबर में हुआ था सूरजकुंड में, वहां भी इसको एज बेस्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट किया गया था। आपने फिल्मों से लेकर असल जिंदगी तक ये देखा होगा कि जेल से निकलकर जब कैदी मुख्य धारा में लौटता है तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कैदी जब सजा खत्म करके अपने घरों को वापस लौटेंगे तो उनके पास ये हुनर होगा जिससे वो अपनी आगे की जिंदगी सर उठाकर जी सकेंगे। शिमला से विकास सिंह के साथ गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं उस शख्स की जिनकी कोरोना काल में नौकरी छिन गई
2 महीने पत्नी के साथ गाड़ी में रहकर बिताए, लेकिन संघर्षों की सीढ़ी चढ़ते गए और आज अपने जज्बे की लोगों के बीच मिसाल कायम कर रहे हैं। कोरोना काल आया, जिंदगी की गाड़ी लड़खड़ाई, घर छूटा, मगर हौसला नहीं टूटा। कहानी एक ऐसे ही कपल की है जिसने संघर्ष के पलों में ऐसा गियर लगाया कि बड़े से बड़े ब्रेकर को भी ब्रेक कर गए और उनकी जिंदगी रूपी कार ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली। घर छूटने के बाद अमृता और करण ने अपनी कार को ठिकाना बनाया। दोनों ने कार से खाने के कारोबार को शुरू किया। कार से राजमा और चावल बेचकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया। आज अमृता जी के राजमा चावल के नाम से यह कपल दिल्ली में अच्छी पहचान बना चुका है। नई दिल्ली के मोहन स्टेट मेट्रो के नीचे हर रोज ये सफेद रंग की ऑल्टो कार आती है। करण और अमृता गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं और अंदर से चमचमाते हुए स्टील के कंटेनर बाहर निकालते हैं, जिसमें से गर्मा गर्म राजमा, छोले, कढ़ी, चावल और ठंडी ठंडी छाछ की खुशबू से ग्राहक इनकी ओर खींचे चले आते हैं। संघर्ष के दिनों से सफल होने तक करण और अमृता एक दूसरे के साथ बने रहे। करण और अमृता के पास न तो रहने के लिए घर था, न ही सोने के लिए बिस्तर। ऐसे में कार को सहारा बनाकर खुद का काम करने का आइडिया अमृता ने ही दिया, जो सफल भी रहा। उस वक्त जो मेरी लाइफ में कंडीशन आई वो ऐसी थी कि सच कहूँ तो मैं आज तक भी उसमें कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी हूँ, मतलब रुक चुकी है हमारी लाइफ। उस वक्त तो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें, क्या करें। लेकिन वही है ना कि पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना है। तो बस सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर नहीं चलता तो फिर कुछ और करते। लेकिन माता रानी की कृपा से हुआ, सक्सेसफुल हुआ काम। तो बस आगे बढ़ते गए, कदम खुद ब खुद अपने आप राह निकलती गई और हम लोग चलते गए। जिंदगी इम्तिहान लेती है। कुछ परीक्षा की इन घड़ियों में हार मान लेते हैं, तो कुछ अपने बुलंद हौसलों से इसे जीत लेते हैं। करण और अमृता की जोड़ी का संघर्ष और उनका पूरा सफर दूसरों के लिए एक मिसाल है, प्रेरणा है। 2020 का आंकड़ा है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते 300 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। इनके पास भी वो विकल्प हो सकता था, लेकिन इन्होंने जिंदगी चुनी। अब इस गाड़ी के सहारे एक उम्मीद की किरण तो दिखाई पड़ ही रही है और उसी किरण की रोशनी में अमृता ने बहुत सारे ख्वाब सजा लिए हैं। उनमें से एक ख्वाब ये भी कि एक दिन उनका खुद का रेस्टोरेंट होगा। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। कपाट बंद होने से पहले यहां पंच पूजा का विशेष महत्व है, जिसमें विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के आसपास के अलग अलग मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं। कपाट बंद होने में 3 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी यहां श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। तांता लगा हुआ है। प्रशासन को उम्मीद है कि अगले साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आकर रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए रिपोर्ट। चारों धामों में से एक भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 19 नवंबर को शाम 3:35 पर इस बार भी भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं, जिसके लिए बद्रीनाथ धाम में पंच पूजा शुरू की गई है। पंच पूजा के तहत 5 दिनों तक अलग अलग मंदिरों के कपाट पूजा अर्चना के अलग अलग विधि विधान के साथ बंद किए जा रहे हैं और अंतिम दिन 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पंच पूजा के पहले दिन यानी 15 नवंबर मंगलवार को सुबह बद्रीनाथ मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान से बंद कर दिए गए। वहीं बुधवार 16 नवंबर को परंपरा के तहत अधिकेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। वहीं आज खड़क पुस्तक की पूजन के बाद वेद ऋचाओं का पाठ बंद हो जाएगा। कल यानी 18 नवंबर को मां लक्ष्मी का आवाहन किया जाएगा और शनिवार यानी 19 नवंबर को मुख्य मंदिर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उपचारों के द्वारा पूजन किया गया और तदनंतर अभी पूजन प्रारंभ हुआ। अनंतर कुछ क्षणों के बाद हर भगवान के पावन कपाट और पूजा के लिए आज और बंद किए जाएंगे।
अब तक 17,38,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर चुके हैं। कोरोना काल के बाद इस बार यहाँ यात्रा कराना यहाँ प्रशासन के लिए एक चुनौती थी, लेकिन यात्रा सफल रही। 19 तारीख को कपाट भी बंद हो जाएंगे और इस बार हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए भी यात्रा को कराना, जो सबने एक सफल उसका आयोजन किया। साथ ही साथ जो कमियां रही हैं तो उसको हमने नोट किया है और इस बार हम पहले से ही इसी महीने से हम उसकी एक बैठक करके हम तैयारी करेंगे कि कैसे यात्रा को और सुगम और बढ़िया बनाया जा सकता है ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना। अभी भी बद्री विशाल के कपाट बंद होने में 3 दिन बचे हैं, लेकिन इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले आने वाले सालों में उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा और भी जबरदस्त रहेगी और श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा होगा। कमल नयन सिरोली, चमोली, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए ढेर सारी पॉजिटिव न्यूज लेकर। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।